नमस्ते भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। ठीक है रविराज, क्लास लाइव है। देखो बच्चों, आज हमने आपकी 4 बजे क्लास नहीं ले पाए थे अज्ञात कारणों से, तो मैंने आपकी एक्स्ट्रा क्लास लगा दी है। चलो शुरू करते हैं कहानी। जी चलो शुरू करते हैं प्यारे स्टूडेंट आज की कहानी। और एक काम करते हैं, ये जो शीट है इसको खत्म कर लेते हैं। सवाल नंबर है आपके सामने 36। हम लोग प्रॉफिट लॉस लाभ हानि पढ़ रहे हैं। अरे नहीं, क्लास का टाइम आपका 4 बजे ही है। आज मैंने 4 बजे क्लास नहीं ले पाया तो मैंने 8 बजे लगा दी है। चलो, आज की क्लास का सवाल नंबर है 36। ये बताइए, द कॉस्ट ऑफ टू वॉचेस वर इन द रेशियो 16:23। दो घड़ियों के सीपी का रेशियो 16:23 है। द कॉस्ट ऑफ फर्स्ट वॉच इंक्रीजेस बाई 10%। पहली घड़ी का जो है कॉस्ट 10% बढ़ जाता है एंड सेकंड घड़ी का बढ़ जाता है 477 रुपए। अब दोनों घड़ियों के कॉस्ट का जो रेशियो है 11:20 हो जाता है। द प्राइस ऑफ द सेकंड वॉच इन द बिगिनिंग। स्टार्टिंग में सेकंड घड़ी का प्राइस क्या था। देखो मेरे भाई ध्यान सुनेगा, एक ही सवाल कराएंगे। हमारे पास दो घड़ी हैं, हमारे पास दो घड़ियां मान लीजिए फर्स्ट और सेकंड। इनके सीपी का रेशियो है 16:23। अगर इसका सीपी 16 है तो इसका 23 है। इनके कॉस्ट का रेशियो 16:23 है। ध्यान से सुनिएगा, क्लियर। यहां तक कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर। अब बोला गया पहली घड़ी का क्रय मूल्य को 10% बढ़ाया जाता। पहली घड़ी का जो प्राइस है वो 10% बढ़ जाता है, 10%। और दूसरी घड़ी का जो कॉस्ट है वो 477 रुपए बढ़ जाता है। दूसरी घड़ी का जो कॉस्ट है 477 रुपए बढ़ जाता है। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर ये क्लियर है। अब इनके प्राइस का रेशियो 11:20 हो जाता है। पहली घड़ी का सीपी है 16। अब बताओ 16 को अगर आप 10% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा। 16 का 10% होता है 1.6। अगर 16 को 1.6 बढ़ाओगे तो 17.6 हो जाएगा मेरे भाई, 17.6 ये हो जाएगा। लेकिन सवाल तो कह रहा है दोनों घड़ियों के सीपी का रेशियो 11:20 हो गया। दोनों घड़ियों के सीपी का रेशियो 11:20 हो गया। अब यहां 11 की वैल्यू 17.6 से कितने गुना, 11 कम 11, 11 चिंग 66, 1.6 गुना। ये 20 की वैल्यू भी 1.6 गुना होगी। 20 का 1.6 गुना कितना होता है, 16 दूनी 32, यानी कि 32। यानी कि दूसरी घड़ी का कॉस्ट अब 32 हो गया, 32। समझ में आया? तो भाई हमारे पास दो घड़ी थी, उनके कॉस्ट का रेशियो था 16:23। पहली घड़ी का कॉस्ट 10% बढ़ा, दूसरी का 477 बढ़ा। अब 16 को 10% बढ़ाएंगे तो 17.6 हो जाएगा। बोला है अब दोनों घड़ियों के मूल्य का रेशियो 11:20 है। तो भाई रेशियो 11:20 होना चाहिए। अगर 11 की वैल्यू 17.6 है, 1.6 गुना, तो 20 की वैल्यू भी 1.6 से गुणा होगी, 32। यानी कि सेकंड घड़ी का प्राइस पहले 23 था। सेकंड घड़ी का प्राइस पहले 23 था, अब 23 से बढ़ के 32 हो गया मेरे भाई। तो सेकंड घड़ी का प्राइस कितना बढ़ गया, 9 यूनिट बढ़ गया। सवाल के अकॉर्डिंग 9 यूनिट की वैल्यू कितने, 477 रुपए। कितना, 9 पंजे 45 और 2 9 27, 53 गुना, 53 गुना है। तो आपसे पूछा है बिगिनिंग में सेकंड घड़ी का प्राइस, तो बिगिनिंग में सेकंड घड़ी का प्राइस है 23 यूनिट। तो 23 यूनिट की वैल्यू भी मेरे दोस्तों 53 गुना आएगी। तो 23 गुणा 53 गुना ये सवाल का आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन, 3 3 एंड में 9 आएगा, बी ऑप्शन, 1219 रुपए। कर लेंगे आदित्य जी, लव यू टू। क्या आप कर लेंगे इस टाइप का सवाल? इंपॉर्टेंट और आसान टाइप है जिसे सब बच्चे समझ सकते हैं। अगला टाइप मेरे दोस्तों, अगला टाइप, नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल नंबर है भाई आपके सामने यहां पर 37। सवाल बच्चे आपके सामने यहां पर 37 है। बताइए जी इसका क्या आंसर है। अगला क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन कराऊंगा मेरे भाई, इस टाइप का एक ही सवाल करेंगे। ए पर्सन बाइस 15 टेबल्स एंड 26 चेयर्स फॉर 25,700 रुपए। ही सेल्स द टेबल एट 12% प्रॉफिट एंड चेयर्स एट 19% प्रॉफिट। If its total profit on selling all the tables and chairs is 4,358 rupees,
अगर सारे टेबल्स और चेयर को बेचने से जो प्रॉफिट है वो 4358 रुपए है, तो आपसे पूछा है 5 चेयर और 4 टेबल का सीपी कितना है। देखो मेरे भाई, ये सवाल एलिगेशन से भी हो जाएगा और ये सवाल परसेंटेज ब्रेक मेथड से भी हो जाएगा। स्पेशल क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आता है। मैं एक ही सवाल कराऊंगा लेकिन बहुत धीरे से, शांति समझना। एक आदमी 15 टेबल और 26 चेयर खरीदता है 25,700 में। तो एक आदमी ने 15 टेबल प्लस 26 चेयर खरीदी। कितने में खरीदी? 25,700 में खरीदी। तो एक आदमी ने 15 टेबल और साथ साथ में 26 चेयर खरीदी 25,700 में। भाई वो टेबल को बेचता है 12% के प्रॉफिट पे, टेबल को 12% के प्रॉफिट में बेचता है। और मेरे भाई चेयर को 19% के प्रॉफिट में बेचता है, चेयर को 19% के लाभ पर बेचता है। टेबल को 12% प्रॉफिट में बेचता है, चेयर को 19% प्रॉफिट में बेचता है। और सभी टेबल चेयर को बेचने से कुल 4358 का प्रॉफिट होता है। सभी टेबल और चेयर बेचने से उसे 4358 का प्रॉफिट होता है। तो पूछा है सवाल में कि 5 चेयर और 4 टेबल का कॉस्ट प्राइस क्या है। तो मेरे भाई, मैंने आपको एक चीज समझाई है, परसेंटेज ब्रेक मेथड, परसेंटेज चैप्टर में। भूल गए हो तो जाकर रिवाइज कर लीजिएगा। ये ऐसे कॉन्सेप्ट है, हम आपको डेविएशन पढ़ाते हैं, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज पढ़ाते हैं, कभी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, पूरे अर्थमेटिक मैथ में लगते रहेंगे। तो मेरे दोस्त, एक आदमी 15 टेबल बेचता है 12% प्रॉफिट पे, 26 चेयर बेचता है 19% प्रॉफिट पे। तो क्या 19% को ब्रेक करके ऐसे नहीं लिख सकते 12% प्लस 7%? क्या 19% को ब्रेक करके आप ऐसे लिख सकते हो 12% प्लस 7%? आप बोलोगे हां जी सर लिख सकते हैं। आप बताओ, 15 टेबल पे 12% प्रॉफिट हुआ, 26 चेयर पे भी 12% प्रॉफिट हुआ, यही है। आप मुझे बताओ, 15 टेबल पे 12% प्रॉफिट हुआ, 26 चेयर पे 12% प्रॉफिट हुआ, तो कुल प्रॉफिट भी 12% ही होना चाहिए। भाई 25,700 के सामान पे कुल प्रॉफिट भी 12% ही होना चाहिए, हाँ या ना? जवाब दीजिए। क्लियर? किसी को इसमें कोई डाउट है? भाई 15 टेबल पे 12% प्रॉफिट हुआ, 26 चेयर पे 12% प्रॉफिट हुआ, तो आपका ओवरऑल कुल प्रॉफिट भी सारे ट्रांजैक्शन पे 12% होना चाहिए। 25,700 का कुल सामान, इस पे 12% प्रॉफिट होना चाहिए। अब 25,700 का 12% क्या? परसेंट से 2 जीरो काटो, 250 गुणा 12 3,000, 12 7 84, तो कुल प्रॉफिट होना चाहिए 3,084 तो प्रॉफिट कितना होना चाहिए? 3,084। लेकिन सवाल के अकॉर्डिंग प्रॉफिट हुआ कितना है सारे सामान को बेचने से? 4358। प्रॉफिट होना कितना चाहिए? 3,084। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रॉफिट हुआ कितना एक्चुअल में? 4358। तो कितना प्रॉफिट आपको एक्स्ट्रा हुआ? घटाओ, 8 में से 4 गया 4, 15 में से 8 गया 7, और ये 42 माने 10, 30, 12, 1274 का आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ। 1274 का मेरे दोस्तों आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर एकदम क्लियर है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट है। एक्स्ट्रा प्रॉफिट क्यों हुआ है? ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट क्यों हुआ है? कहां से एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है? भाई प्रॉफिट आपको हुआ 4358 का, जबकि एक्चुअल में प्रॉफिट होना चाहिए 3,084। तो कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ? घटाइए मेरे भाई, 1274 का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ। क्यों? क्योंकि आपने 26 चेयर को 7% के प्रॉफिट पे एक्स्ट्रा बेचा है, क्योंकि 26 चेयर पे आपको 7% एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ है। इन 26 चेयर पे आपको 7% एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ है, यानी कि 26 चेयर का 7% ही, 26 चेयर का 7% ही 1274 के बराबर है। तो 26 चेयर का 1% कितना होगा? 1% 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7, 7 8 56, 7 दूनी 14, 182। तो 26 चेयर का 100% कितना होगा? 100 से गुणा करेंगे, 18,200 रुपए। यानी कि मैंने ये पता लगा लिया कि 26 चेयर का जो कॉस्ट है वो 18,200 रुपए। हमने पता लगा लिया कि 26 चेयर का जो कॉस्ट है 18,200 रुपए। 26 चेयर का जो कॉस्ट है 18,200 रुपए। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, दुख, तकलीफ, परेशानी इस पे नहीं? तो आप मुझे बताओ 15 टेबल का कॉस्ट क्या होगा? 15 टेबल का कॉस्ट 25,700 में से 18,200 घटाएंगे,
25,700 में से 18,200 घटाएंगे 7500 रुपए, तो 15 टेबल का कॉस्ट आएगा 7500 रुपए, क्योंकि टोटल जोड़ के 25,700 होना चाहिए। अब आप मुझे खुद बताओ, अगर 15 टेबल 7500 रुपए के, तो एक टेबल कितने का होगा? 500 रुपए का। 7500 बटे 15 500 रुपए का। अगर 26 चेयर 18,200 रुपए की है, तो एक चेयर कितने की है? 18,200 को 26 से भाग करेंगे, 26 सत्ते होता है 182, यानी कि 700 रुपए का, तो एक चेयर 700 रुपए की आ गई। तो यानी कि एक टेबल और एक चेयर के सीपी आ गया। आपसे पूछा 5 चेयर और 4 टेबल का सीपी। भैया एक चेयर 700 रुपए की है, तो 5 चेयर आएंगी 3500 रुपए की, 5 गुणा 700 3500 रुपए, प्लस 4 टेबल। एक टेबल 500 रुपए की है, एक टेबल 500 रुपए की, तो 4 टेबल आएंगी 500 चौका 2000 रुपए की, तो 3500 प्लस 2000 5500 रुपए, तो 5500 रुपए कॉस्ट आ गया। डी ऑप्शन आंसर है। इस तरीके से करना है बच्चों। भाई क्या आपको यह सवाल समझ आ गया? क्या आपको यह सवाल समझ आया, हां कि ना? कर लोगे इस टाइप का सवाल? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सवाल एलिगेशन से भी हो जाएगा, वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन ये मैंने आपको बताया परसेंटेज ब्रेक मेथड से। कितनी भी बड़ी कैलकुलेशन क्यों ना आए, इस तरीके से सवाल बहुत आसानी से हो जाएगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे चलेंगे। अगला टाइप, सवाल नंबर 38 ही बताइए। सवाल नंबर 38 अगला टाइप। ये जो सवाल आपके सामने 38 दिखाई दे रहा है, ये इंटेलिजेंस ब्यूरो के पेपर में आया था 2021 में। इंटेलिजेंस ब्यूरो के पेपर का सवाल करके बताओ। देखो मेरे दोस्त, ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, सब बच्चे ध्यान से सुनिएगा। कर लेंगे? अगला सवाल देखो मेरे भाई, अगर आप किसी सामान को बेचते हो, तो किसी सामान को बेचने से आपको मेरे भाई प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। अगर आप मेरे भाई किसी सामान को बेचते हो, तो किसी सामान को बेचने से आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। अगर आप सामान के सेलिंग प्राइस को चेंज करोगे, सेलिंग प्राइस को चेंज करोगे, तो सेलिंग प्राइस में जितना चेंज होगा मेरे भाई, उस वस्तु पर होने वाले प्रॉफिट या लॉस में भी उतना ही चेंज होगा। उस वस्तु पर होने वाले प्रॉफिट लॉस के अमाउंट में भी उतना ही चेंज होगा। क्या यह बात आपको समझ में आई? हाँ या ना जवाब दीजिए। प्रॉफिट लॉस के अमाउंट में भी उतना ही चेंज होगा। क्या क्लियर है? यस और नो? देखो मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। मान लीजिए मेरे भाई, मान लीजिए कि ये पेन 100 रुपए का है, ये पेन 100 रुपए का, और मैं इस पेन को बेचता हूं मेरे भाई 118 रुपए का, 118 रुपए का बेचता हूं। ठीक है, तो आप मुझे बताओ, ये पेन 100 रुपए का है और मैं इस पेन को 118 रुपए का बेचता हूं। कितने का? 118 रुपए का। तो मुझे बताओ, इस पेन को बेचने से प्रॉफिट कितने का हुआ? मुझे 18 रुपए का प्रॉफिट हुआ। इस पेन को बेचने से मुझे 18 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। अब मेरे भाई पेन का सीपी तो 100 ही है, मैंने पेन का कॉस्ट प्राइस नहीं बदला, कॉस्ट प्राइस थोड़ा ना बदल सकते। अगर मैं इस पेन को 118 की बजाय, ध्यान सुनिएगा, अगर मैं इस पेन को 118 की बजाय मान लीजिए 120 रुपए में बेचने लगूं, 120 रुपए में, तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा? अब मुझे कितना प्रॉफिट होगा? 20 रुपए का प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, 20 रुपए का प्रॉफिट होगा। यानी कि मेरे भाई मैंने पेन का सेलिंग प्राइस कितना बढ़ाया? मैंने पेन का सेलिंग प्राइस बढ़ाया 2 रुपए। मैंने पेन का सेलिंग प्राइस 2 रुपए बढ़ा दिया, 2 रुपए। समझ में आई? आप बोलोगे यस सर 2 रुपए बढ़ा दिया। यानी कि पहले इस पेन को मैं 118 रुपए का बेच रहा था, अब इस पेन को मैं 120 रुपए का बेच रहा हूं, तो मैंने पेन का सेलिंग प्राइस 2 रुपए बढ़ा दिया। तो इस पेन पे जो होने वाला प्रॉफिट है वो भी 2 रुपए बढ़ जाएगा। पहले 18 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, अब 20 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। पहले इस पेन को बेचने से 18 का प्रॉफिट हो रहा था, 20 का प्रॉफिट हो रहा है, तो मेरा प्रॉफिट भी 2 रुपए बढ़ गया। यानी कि अगर मैं पेन का सेलिंग प्राइस 2 रुपए बढ़ाऊंगा, तो मैं अपने ग्राहक से 2 रुपए एक्स्ट्रा लूंगा। अगर मैं अपने ग्राहक को
अब अगर मैं किसी सामान का सेलिंग प्राइस 2 रुपए बढ़ाता हूं तो मैं अपने ग्राहक से 2 रुपए एक्स्ट्रा लूंगा, तो मेरा प्रॉफिट भी 2 रुपए बढ़ जाएगा। यानी कि आप किसी सामान के सेलिंग प्राइस में जितना चेंज करोगे उस सामान पर होने वाले प्रॉफिट लॉस में भी उतना ही चेंज होगा, उस सामान पर होने वाले प्रॉफिट लॉस में उतना ही चेंज होगा। अब यह सवाल है इंटेलिजेंस ब्यूरो के पेपर का, बताओ जरा भाई, प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट लॉस हो रहा है, तो लॉस। ए शॉपकीपर सेल्स से प्रोडक्ट एट सम लॉस, एक शॉपकीपर किसी प्रोडक्ट को लॉस पे बेच रहा है। इफ ही रिड्यूस द सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट 5%, अगर वो सेलिंग प्राइस को 5% रिड्यूस करता है, कम करता है। देखो ध्यान से, एक दुकानदार को कोई सामान बेचने से नुकसान हो रहा है, अगर वो सामान का सेलिंग प्राइस कम करेगा यानी कि और सस्ते में बेचेगा तो उसका नुकसान और बढ़ जाएगा, तो उसका लॉस 4% बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? उसका लॉस 4% बढ़ जाता है। तो आपसे पूछा है बताइए एट व्हाट लॉस परसेंट इज सेल्स इज प्रोडक्ट, वो अपने प्रोडक्ट को कितने परसेंट के लॉस पे बेच रहा है। मान लीजिए कोई दुकानदार अपने किसी सामान को बेच रहा है लेकिन उसे नुकसान हो रहा है, उसने सेलिंग प्राइस 5% कम कर दिया। सेलिंग प्राइस, मान लीजिए सामान का सेलिंग प्राइस है एसपी, सेलिंग प्राइस कितना कम कर दिया? सेलिंग प्राइस को 5% कम कर दिया मेरे भाई। भाई देखो, किसी सामान को बेचने से आपको ऑलरेडी नुकसान हो रहा है, अगर आप सामान को और सस्ता कर दोगे, सेलिंग प्राइस और कम कर दोगे, तो आपका लॉस बढ़ जाएगा। लॉस कितना बढ़ जाता है? 4%। माना सामान को बेचने से आपको L रुपए का लॉस है, माना किसी सामान को बेचने से आपको L रुपए का लॉस है, आपने सेलिंग प्राइस 5% कम किया, तो उस सामान पे लॉस 4% बढ़ गया। लॉस कितना इंक्रीज हो गया? 4% बढ़ गया। तो मेरे भाई क्या ये इक्वल नहीं होना चाहिए? आपने जितना सेलिंग प्राइस कम किया, लॉस उतना ही बढ़ गया। क्लियर है? क्या ये इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे यस और नो जवाब दीजिए। इक्वल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। आप सेलिंग प्राइस को जितना कम करेंगे, माना आर्टिकल का सेलिंग प्राइस है एसपी, आपने सेलिंग प्राइस 5% कम किया, लॉस 4% बढ़ गया। तो जितना सेलिंग प्राइस आप कम करोगे, जितना सस्ते में बेचोगे, उतना आपका नुकसान बढ़ जाएगा। तो दिस शुड बी इक्वल। अगर मैं बराबर करता हूं तो यहां से आर्टिकल के सेलिंग प्राइस और उस पर होने वाले लॉस, लॉस को मैंने एल लिखा है, उसका रेशियो आ जाएगा। क्या आ जाएगा? रेशियो। ये परसेंटेज कट जाएगा, 5 उधर जाएगा मेरे भाई, 5 उधर आएगा, 4/5 ही आ गया मेरे भाई। आपसे पूछा है किस नुकसान पर वह अपना सामान बेच रहा है, एट व्हाट परसेंटेज सेल्स इज प्रोडक्ट। यानी कि मैं कह सकता हूं दुकानदार अपने सामान को 4 रुपए में बेचता है तो उसे 5 रुपए का नुकसान होता है। अगर ये दुकानदार अपने सामान को 4 रुपए में बेचता है तो उसे 5 रुपए का नुकसान होता है। तो आप क्या मुझे सामान का सीपी बता सकते हो? सामान का सीपी क्या होगा, जल्दी से बताइए। मैंने इस पेन को 4 रुपए में बेचा और मुझे 5 रुपए का नुकसान हो गया, यानी कि पेन मैंने खरीदा कितने का होगा? 9 रुपए का। मैंने ये पेन 9 रुपए का खरीदा होगा। अगर 9 रुपए पे 5 रुपए का लॉस होगा, 9 में से 5 घटे तभी तो 4 में बिकेगा। यानी कि सामान पे कितने का लॉस है? 5/9। और 5/9 क्या होता है? 1/9 11.11%। 5/9 आएगा 55.55% लॉस पर आप सामान बेचते हो। सी ऑप्शन आंसर है, 55.55%। क्लियर? सभी को समझ में? कर लोगे इस टाइप का सवाल? बेहतरीन क्वेश्चन है ये बताइए मेरे भाई। अगला सवाल, ठीक है जी, आगे चलेंगे। सवाल नंबर है 39, करो। यूपी कांस्टेबल के पेपर का सवाल है, 2019 के पेपर का पूछा हुआ। जल्दी से करिए, इस सवाल का क्या आंसर है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं, चाहे एसएससी का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे बैंकिंग का हो, जिसमें ये सेम सवाल सेम डाटा के साथ ना आया हो। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें क्वेश्चन आया हो। गजब का सवाल है। इफ द सेलिंग प्राइस इज ट्रिपल्ड द प्रॉफिट गोज अप टू 5 टाइम्स। अगर सेलिंग प्राइस 3 गुना किया जाए तो प्रॉफिट 5 गुना हो जाता है। फाइंड द प्रॉफिट, और आंसर बताना है परसेंटेज में। देखो, हम किसी सामान को बेचते हैं हम किसी सामान को बेचते हैं, बोला अगर हम किसी सामान के सेलिंग प्राइस को 3 गुना कर दें
तो उस सामान पे होने वाला प्रॉफिट 5 गुना हो जाता है। बताइए प्रॉफिट परसेंटेज क्या है? मैंने आपको भी समझा, सेलिंग प्राइस में चेंज। देखो तरीके सवाल को करने के बहुत सारे, पर जो मैं जो तरीका बताऊंगा वो बेस्ट होगा। सेलिंग प्राइस में चेंज बराबर प्रॉफिट लॉस में चेंज। 150% बता रहे हैं, गलत कर रहे हैं, ऐसे नहीं मेरे भाई। सेलिंग प्राइस 3 गुना होने का मतलब, अगर किसी सामान का सेलिंग प्राइस पहले एसपी था तो अब 3 गुना हो गया, 3 टाइम ऑफ एसपी। तो सेलिंग प्राइस कितना बढ़ा मेरे भाई? सेलिंग प्राइस को कितना बढ़ा है? ट्वाइस, दुगना। बताओ मेरे भाई, अगर मैंने किसी सामान का सेलिंग प्राइस 3 गुना कर दिया तो सेलिंग प्राइस बढ़ा है कितना? ट्वाइस, दुगना बढ़ा है मैंने। तो प्रॉफिट 5 गुना हो जाता है। प्रॉफिट 5 गुना, यानी कि अगर पहले पी का प्रॉफिट था तो प्रॉफिट 5 गुना हो गया, 5 पी। अरे प्रॉफिट 5 गुना हो गया तो प्रॉफिट कितना बढ़ा? 4 गुना बढ़ा। 4 पी बढ़ा 4 गुना। प्रॉफिट कितना बढ़ा? 4 पी बढ़ा मेरे भाई। 4 पी बढ़ा तो दिस शुड बी इक्वल, ये बराबर होना चाहिए। यार कैसे बच्चे हो आप लोग? हमने किसी सामान के सेलिंग प्राइस को 3 गुना कर दिया, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट 5 गुना हो गया। अरे भाई सेलिंग प्राइस अगर 3 गुना हुआ तो सेलिंग प्राइस कितना बढ़ाया? दुगुना, 2 टाइम्स। प्रॉफिट 5 गुना हो गया तो प्रॉफिट कितना बढ़ा? 4 टाइम्स। तो सेलिंग प्राइस का चेंज बराबर प्रॉफिट का चेंज इक्वल होना चाहिए। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां से मैं मेरे भाई आर्टिकल के सेलिंग प्राइस और पी मतलब प्रॉफिट, उस पर होने वाले प्रॉफिट का रेशियो निकाल सकता हूं। 4/2, दो उधर चला जाएगा। 4/2 का मतलब आ जाएगा 2/1। ये रेशियो 2:1 आ गया। 2:1 आ गया। आपसे पूछा प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या है? आप किसी सामान को 2 रुपए में बेचते हो, आपको 1 रुपए का प्रॉफिट होता है। आप किसी सामान को 2 रुपए में बेचते हो, आपको 1 रुपए का प्रॉफिट होता है। तो सामान का सीपी क्या होगा? 1 रुपए। 2 - 1, 1 रुपए के सीपी पे 1 का प्रॉफिट होगा, तभी तो 2 में बिकेगा। तो प्रॉफिट कितना है? 1/1। परसेंटेज में कितना? इंटू 100%। तो उस सामान पे जो लाभ है वो 100% का है। तो इसका आंसर बी ऑप्शन था, 100%। आई बात समझ में? किसी को कोई डाउट? ये वाला सवाल करके बताओ। अगला सवाल, सवाल नंबर है 40। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाइए। एक शब्द से पूरा सवाल चेंज हो जाएगा। मुझे करके बताओ जी इसका क्या आंसर है। सब बच्चे हमें जल्दी से करके बताइए इस सवाल का क्या आंसर है, फटाफट जल्दी से। करो जल्दी, सवाल नंबर 40।
देखो मेरे भाई, बी ऑप्शन बता रहे हैं, बी ऑप्शन चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा चेंज है। इफ सेलिंग प्राइस बिकम्स 5 टाइम्स द प्रॉफिट इंक्रीजेस बाय, अगर सेलिंग प्राइस को 5 गुना कर दिया जाए तो प्रॉफिट 700% बढ़ जाता है। डायरेक्ट बोला है, सवाल में यह नहीं बोला कि प्रॉफिट 700% हो जाता है, सवाल में बोला प्रॉफिट 700% बढ़ जाता है। एक शब्द, पूरा सवाल चेंज। अगर सेलिंग प्राइस 5 गुना हो जाए, 5 गुना होने का मतलब अगर सेलिंग प्राइस पहले एसपी था तो सेलिंग प्राइस 5 गुना हो गया, 5 टाइम्स ऑफ एसपी। तो सेलिंग प्राइस बढ़ा कितना मेरे भाई? 4 गुना बढ़ा भाई, ये आपको सोचना पड़ेगा। अगर सेलिंग प्राइस 5 गुना हो जाता तो सेलिंग प्राइस बढ़ा कितना? 4 टाइम्स इंक्रीज हुआ। प्रॉफिट कितना बढ़ जाता है? 700%। डायरेक्ट बोला है प्रॉफिट 700% बढ़ जाता है। माना वस्तु पे होने वाला अगर प्रॉफिट पी है तो प्रॉफिट 700% बढ़ गया। 700% का मतलब 7 गुना, प्रॉफिट 7 गुना इंक्रीज हो गया। तो सेलिंग प्राइस का 4 गुना उस वस्तु पे होने वाले प्रॉफिट के 7 गुने के बराबर है। डायरेक्ट, ये अलग है पिछले वाले से। तो यानी कि यहां से सेलिंग प्राइस से प्रॉफिट का रेशियो आ गया, 4 नीचे चला गया। आसान टाइप है, 7/4, 7/4 आ गया। आपसे पूछा है इनिशियल प्रॉफिट परसेंटेज बताओ, यानी कि आप किसी सामान को 7 रुपए में बेचते हो तो आपको 4 रुपए का प्रॉफिट है। आपने किसी सामान को 7 रुपए में बेचा, आपको 4 रुपए का प्रॉफिट है। तो सामान का सीपी कितना होगा मेरे भाई? 3 रुपए होगा भाई। 3, 7 में से 4 घटाओगे ना, 3, 3 पे 4 का प्रॉफिट होगा तभी तो 7 में केगा। तो प्रॉफिट कितना? 4/3 या फिर 1 + 1/3। 1 का मतलब 100%, 1 होता है 100% और 1/3 होता है 33.33%। तो इनिशियल जो आपका प्रॉफिट है वो 133.33% के बराबर है। बी ऑप्शन आंसर है। अब आई बात समझ में? कर लोगे? ये बताओ जी। नेक्स्ट, अगला सवाल नंबर है आपके सामने 41। ये बताइए, लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, इस टाइप का लास्ट सवाल। इफ सेलिंग प्राइस बिकम्स हाफ, लॉस बिकम्स 3 टाइम्स, फाइंड द लॉस परसेंटेज। फाइंड द इनिशियल लॉस परसेंटेज होना चाहिए। अगर सेलिंग प्राइस आधा हो जाता है तो लॉस 3 गुना हो जाता है। देखो, अगर हम किसी सामान के सेलिंग प्राइस को हाफ कर दें तो उस पर होने वाला जो लॉस है वो पहले का 3 गुना हो जाता है। सेलिंग प्राइस आधा हो गया, यानी कि पहले सेलिंग प्राइस एसपी था, अब ये हाफ हो गया। तो सेलिंग प्राइस कितना कम हुआ मेरे भाई? सेलिंग प्राइस कितना कम हुआ? आधा कम हो गया। सेलिंग प्राइस कितना डिक्रीज हुआ? SP/2। लॉस 3 गुना हो गया। लॉस 3 गुना होने का मतलब अगर पहले L का लॉस था तो अब सामान पे 3L का लॉस है। तो लॉस कितना बढ़ गया मेरे भाई? 2L। लॉस कितना बढ़ा? 2L बढ़ गया। इंक्रीज, लॉस 3 गुना हुआ। 3 गुना होने का लॉस बढ़ा कितना? 2 गुना बढ़ा। तो इक्वल कर दिया। तो यहां से हम सामान के सेलिंग प्राइस और इसके लॉस का रेशियो निकाल सकते हैं। एल नीचे आ जाएगा, 2 ऊपर, 2 ऊपर जाएगा, 2 दूनी 4/1 आ गया। तो ये सेलिंग प्राइस और लॉस का रेशियो आ गया। आपसे पूछा इनिशियल लॉस परसेंटेज। देखो, आप किसी सामान को 4 में बेचते हो और आपको 1 का लॉस होता है। आप किसी सामान को 4 में बेचते हो, आपको 1 का लॉस होता है, तो सामान का कॉस्ट प्राइस सीपी कितना होगा? जल्दी से बताइए। इस पेन को मैंने 4 रुपए में बेचा, फिर भी मुझे 1 रुपए का नुकसान है, तो मैंने पेन खरीदा कितने में होगा? 5 में। 5 पे 1 का लॉस होगा तो 4 में बिकेगा। तो लॉस कितना? 1/5 यानी कि 20%। तो इनिशियल जो लॉस है वो 20% है। पहला ऑप्शन आंसर है। कर लोगे? बच्चों, क्या अब आप इस टाइप का सवाल करोगे? टाइप हम कोई मिस नहीं करेंगे। छोटे एग्जाम में आने वाला टाइप ये ज्यादा है जो छोटे एग्जाम में आता है। हाँ जी, हाँ ना, बताओ, कर लेंगे? बोलो। कर लोगे? आखिरी टाइप, इस शीट का आखिरी टाइप और नेक्स्ट टाइप, ये आसान है मेरे भाई, ये भी आसान है। सवाल नंबर 42 क्लियर है? चलिए समझिएगा मेरे दोस्त ढंग से। अगला टाइप, सेलिंग प्राइस ऑफ पेन इज 171 रुपए। एक पेन का सेलिंग प्राइस 171 रुपए है। एक प्रॉफिट परसेंटेज मेड ऑन आर्टिकल इज सेम एज कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल, देन फाइंड सीपी। देखो, ये जो लाइन सेकंड वाली लाइन है, ये सवाल की सबसे खास लाइन है।
सवाल में बोला है एक पेन का सेलिंग प्राइस 171 रुपए है। सवाल में यह कहा गया है कि प्रॉफिट परसेंटेज जो है, किसी आर्टिकल का प्रॉफिट परसेंटेज वो आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। आर्टिकल का क्रय मूल्य और लाभ परसेंट का संख्यात्मक मान समान है। क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं? कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट परसेंटेज की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है। ये मान के चलो, मान लीजिए सपोज किसी सामान का कॉस्ट प्राइस मान लो सपोज 70 है, तो उसका जो प्रॉफिट है वो भी 70% है। ये सवाल कहना चाह रहा है, यानी कि सामान का जितना कॉस्ट प्राइस है उतने ही परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। अब इसके दो तरीके हैं, एक तरीका है बेसिक जो आपको बिल्कुल नहीं करना, और दूसरा तरीका है स्मार्ट अप्रोच जो मैं आपको बताऊंगा। बेसिक तरीका है इक्वेशन बना के, भैया मैंने मान लिया कि आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस एक्स है, मान लिया आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस एक्स है मेरे भाई, तो सवाल के अकॉर्डिंग अगर किसी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस एक्स है तो उस पर होने वाला प्रॉफिट भी x% है, उस पे होने वाला प्रॉफिट भी x% है। यह सवाल कह रहा है कि लाभ परसेंट की और कॉस्ट प्राइस की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है मेरे भाई। ठीक है जी। आप मुझे बताओ, पेन का सेलिंग प्राइस कितना? 171 रुपए। किसी पेन का कॉस्ट प्राइस x रुपए है, x रुपए के सामान को 171 में बेचा तो कितना प्रॉफिट हुआ? पेन का सीपी कितना? x रुपए। x रुपए का सामान 171 में बेचा तो प्रॉफिट कितना हुआ? 171 माइनस एक्स, क्योंकि प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बटे कॉस्ट प्राइस। परसेंटेज में कितना? इंटू 100%। परसेंटेज में इंटू 100% आ गया, ये प्रॉफिट परसेंटेज होगा। ये होता है प्रॉफिट परसेंटेज, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बटे कॉस्ट प्राइस इंटू 100%, ये प्रॉफिट परसेंटेज होगा। और सवाल के अकॉर्डिंग प्रॉफिट है कितना? x%। सवाल के अकॉर्डिंग प्रॉफिट है कितना? x%। ये आ गया मेरे भाई। तो आपके सामने इक्वेशन बन गई, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, इस इक्वेशन को सॉल्व करो। ये आपके सामने इक्वेशन बन गई, इस इक्वेशन को सॉल्व करो, आपका आंसर आएगा। ये बेसिक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी मेरे भाई, ये बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करने से आपका आंसर आएगा, जो बहुत ही लेंदी और बहुत ही यूजलेस मेथड है, इस तरीके से नहीं करना है आपको। समझ में आया? क्लियर? कोई परेशानी? तो अगर इस टाइप का कोई सवाल पेपर में आता है तो वो हमेशा आप ऑप्शन से बनाओगे। ऑप्शन सबसे स्मार्ट मेथड है, हमेशा ऑप्शन से बनाओगे। समझ में आया मेरे भाई? आप एक एक ऑप्शन को चेक करो, क्योंकि सवाल में साफ साफ बोला है जितना आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है उतने ही परसेंट का प्रॉफिट है। सेलिंग प्राइस 171 है। देखो ये दोनों तो आंसर हो ही नहीं सकते मेरे भाई, ये दोनों तो आंसर हो ही नहीं सकते। अगर मैंने जैसे पहला ऑप्शन आंसर मान लिया कि 75, अगर कॉस्ट प्राइस 75 है तो प्रॉफिट भी 75% होगा। अगर मैं 75 का 75% ऐड करूंगा तो डेसिबल में चला जाएगा, दशमलव में। 75 का 75% डेसिबल में चला जाएगा, जबकि सेलिंग प्राइस डेसिमल में नहीं है। सेलिंग प्राइस डेसिमल में नहीं है मेरे भाई, इसलिए ये वाला ऑप्शन आंसर नहीं हो सकते। इन दोनों ऑप्शन से अगर मैं सेलिंग प्राइस निकालूंगा तो डेसिमल में चला जाएगा, ये नहीं हो सकते। फिर ये बचा जी 90। अगर मैं 90 मानता हूं कि कॉस्ट प्राइस 90 है तो प्रॉफिट भी 90% होना चाहिए। अब 90 का 90% क्या होता है? 9 नाम 81, 81 आ जाएगा। तो 90 में 81 जोड़ेंगे, सेलिंग प्राइस क्या आ गया? 171 आ गया। बिल्कुल सही, सेटिस्फाई कर गया। 171 ही सेलिंग प्राइस सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि सी ऑप्शन आंसर है। तो हमेशा इस सवाल को आप ऑप्शन से करेंगे। ठीक है जी, क्लियर है? ये वाला बताओ जरा। सवाल नंबर 43, एज इट इज सीजीएल प्री के पेपर का पूछा हुआ सवाल है 2022। एज इट इज सीजीएल प्री 2022 के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, एज इट इज। बताइए जी क्या आंसर है। कौन करेगा? A wristwatch is sold for 1200 at a profit percent equal to its cost price. Find the cost price of wristwatch. एक कलाई घड़ी को उसके कॉस्ट प्राइस के बराबर प्रॉफिट परसेंटेज पर 1200 रुपए में बेचा जाता है। आपसे पूछा है रिस्ट वॉच का
सीपी क्या है? कौन करेगा मेरे भाई? एक कलाई घड़ी को क्रय मूल्य के बराबर लाभ परसेंट पर बेचा जाता है, 1200 रुपए में बेचा जाता है। सीपी क्या है? कि जितना कॉस्ट प्राइस है उतने ही परसेंट का प्रॉफिट है। अगर मैं 400 रुपए मानता हूं, 400 का 400% प्रॉफिट 1600 हो जाएगा, जोड़ेंगे 2000 नहीं आएगा, 350 से डेसिमल में जाएगा। ये आंसर हो रहा है बेटा 300, डी ऑप्शन है 300। अगर मेरे भाई मान लीजिए घड़ी का सीपी 300 है, तो 300 पे प्रॉफिट भी कितना होगा? 300% का। 300 का 300% होता है 3 गुना, 300 का 3 गुना 900 रुपए। अगर 300 पे 900 का प्रॉफिट होगा तो सामान बिकेगा कितने में? 1200 बिकेगा। सेटिस्फाई कर रहा है? डी ऑप्शन आंसर है। तो इस सवाल का आंसर क्या आ जाएगा भाई? डी ऑप्शन। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 44। ये बताओ जी इसका क्या आंसर है? फटाफट बताओ, जल्दी से करो। हाँ जी। By selling an article for 131.25, a trader gains as much percent as the number representing the cost price of article. In order to earn 40% profit, at what price should he sell the article? देखो सवाल बहुत बेहतरीन है। सवाल में बोला गया है किसी आर्टिकल को 131.25 में बेचने से कॉस्ट प्राइस की जो वैल्यू है उतने ही आपको परसेंटेज प्रॉफिट होता है। 40% प्रॉफिट कमाने के लिए किस दाम पर बेचना चाहिए? यानी कि सवाल में सीपी नहीं पूछा, यह बोला है 40% प्रॉफिट कमाने के लिए किस दाम पे बेचना चाहिए। देखो 40, अगर किसी सामान पे 40% प्रॉफिट होगा, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5, तो इसका मतलब यह है कि वो 5 का जो सामान है, अगर सीपी 5 है तो 5 का सामान 7 में बिकेगा। यही है ना? आप बोलोगे हाँ सर अगर 40% प्रॉफिट होगा, तो यानी कि जो ऑप्शन है 7 यूनिट की वैल्यू है। अगर मैं यहां से सीपी निकालूं, अगर मैंने मान लिया कि जैसे ये 100 रुपए आंसर है, तो 40% प्रॉफिट कमाने के लिए 100 रुपए बेचना पड़ेगा, तो सीपी जो आएगा वो डेसिमल में आएगा, तो इसे इग्नोर कर देते हैं। अगर मैं ये मानता हूं 140, यहां से सीपी आएगा 100 रुपए। अगर मैं ये वाला ऑप्शन मानता हूं मेरे भाई 105, 105, तो ये आ जाएगा मेरे भाई यहां से 15 गुना 75 रुपए। यहां से भी मेरे भाई डेसिमल में चला जाएगा सीपी। तो ये दोनों ऑप्शन को इग्नोर कर देते हैं, इन दोनों ऑप्शन पे ध्यान देते हैं। भाई बड़े ध्यान से पढ़ो कि 40% प्रॉफिट कमाने के लिए किस दाम पे बेचना चाहिए। 40% प्रॉफिट कमाने के लिए, अगर 40% प्रॉफिट कमाने के बाद 140 में बेच रहे हैं तो सीपी क्या होगा? 100 रुपए। अगर 40% प्रॉफिट कमाने के बाद 105 में बेच रहे हैं तो सीपी क्या होगा मेरे भाई? 75 रुपए होगा। तो ये जो है क्या दिया है बच्चों आपको? ये आपको सीपी मैंने निकाल ली, या इजिली निकल रहा है। अगर मैंने ये मान लिया कि भैया ये वाला ऑप्शन सीपी 100 है, 100 माना, तो अगर 100 पे 100% का प्रॉफिट होगा तो 200 आएगा, 131.25 नहीं आएगा, यानी कि ये गलत हो गया। तो भाई मेरे हिसाब से ये आंसर सी ऑप्शन ठीक होना चाहिए। दिमाग लगाने वाली चीज है कि अगर कॉस्ट प्राइस मैंने 75 माना है, 75,
तो उस पर प्रॉफिट भी 75% ही होना चाहिए, 75%। अब 75 का 75% क्या होता है? 75 गुणा 75%, 75 का स्क्वायर होता है 5625, 5625/100 यानी कि 56.25। अगर मैं इसमें ऐड करूंगा तो 131.25 रुपये आ रहा है, यानी कि सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाई। तो ये ऑप्शन सी आंसर है, सी ऑप्शन इसका आंसर है, डी ऑप्शन नहीं है भाई, इसका आंसर सी है। क्योंकि कॉस्ट प्राइस 75 आएगा, 40% प्रॉफिट कमाने के बाद 105 में बेचोगे। सीपी 75 है, 40% प्रॉफिट कमाने के बाद आप उसको 105 में बेचोगे। क्लियर है? लास्ट क्वेश्चन बताइए जल्दी से, लास्ट सवाल है, सवाल नंबर 45, इस शीट का आखिरी सवाल। देखो ये स्पेशल सवाल है मेरे भाई, ये स्पेशल सवाल है। मैंने आपको बताया, मैंने जब आपको बेसिक समझाया कि इस टाइप के सवालों को जब हम सॉल्व करते हैं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, द्विघात समीकरण, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो आंसर आते हैं मेरे भाई। हालांकि अगर प्रॉफिट वाला केस है तो एक आंसर पॉजिटिव आता है, एक नेगेटिव आता है, नेगेटिव वाले को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अगर सवाल में लॉस वाला है तो दोनों आंसर पॉजिटिव आते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट होते हैं, इसलिए इसके दो आंसर होंगे। एक पेन का सेलिंग प्राइस 24 रुपए है, वैल्यू ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस एंड लॉस परसेंटेज इक्वल। अगर पेन के कॉस्ट प्राइस और पेन पे होने वाला लॉस परसेंटेज की वैल्यू बराबर है तो आपसे पूछा है सीपी। ऑप्शन चेक कर लीजिए, अगर मैंने पहला ऑप्शन माना कि 30 है, 30 पे 30% 9 का लॉस होगा तो सामान बिकेगा 21 में, आंसर नहीं हो सकता, ये वाला आंसर होगा सी। अगर मैं इस ऑप्शन देखूं कि सीपी 60 है, 60 पे 60% का लॉस होगा तो सामान बिकेगा कितने मेरे दोस्तों? 24 में, 24 आ जाएगा। 40 है, 40 पे अगर 40% का लॉस होगा तो सामान बिकेगा कितने? 40 के 60% 24 में। तो ये ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, सी ऑप्शन। 60 का 60% 36 कम करोगे 24 आएगा, 40 का 40% 16 कम करोगे 24 आएगा। तो यहां पे सेलिंग प्राइस 24 आ रहा है, तो ये सी ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, ये इसका आंसर होना चाहिए। ए ऑप्शन नहीं, इस सवाल का आंसर सी ऑप्शन है। ठीक है जी, चलो देखो एक काम करते हैं, आज इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि ये शीट हमारी खत्म हो गई। कल से प्रॉफिट लॉस की जो तीसरी शीट है वो मैं आपको कल शुरू करवाता हूं, ठीक है ना। तीसरी शीट में ही सबसे अच्छे सवाल हैं, पहली शीट और दूसरी शीट आसान थी। ठीक है, आज इतना ही, बाकी करेंगे कल। बाय।